देखो, अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल होता तो अभी हम यहाँ पर लिखते ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल और पूरा को डाल देते कैपिटल प्रॉफिट में। पर जबकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे इंक्रीज इन पीएल। इंक्रीज इन पीएल क्यों? जो भी प्रॉफिट हम लोगों का है फिर वो इंक्रीज ही है, क्योंकि ओपनिंग में तो कुछ था ही नहीं। अब हमेशा हम लोग कॉलम किसका देखते हैं? सब्सिडियरी का, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट किसका बांट रहे हैं? सब्सिडियरी का। तो होल्डिंग का कॉलम को देखना ही नहीं है, पूरा पूरी हम लोग सिर्फ सब्सिडियरी का कॉलम देखेंगे। तो पीएल देखो, सब्सिडियरी का 30,000 है, तो पहले था जीरो, पी ओपनिंग में जीरो था, अभी कितना हो गया? 30,000। तो 30,000। अब हम लोग को देखना है डेट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले हम लोग नोटिस करेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। नीचे लिख रहा है एच लिमिटेड परचेज शेयर इन एस लिमिटेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, एकदम लास्ट में खरीदा है। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ एक्विजिशन बोल रहा है कि सबसे लास्ट में खरीदा है, एकदम एंड में, बैलेंस शीट डेट में। तो पूरा प्रॉफिट ही कहाँ चला जाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट में। तो 30,000 जो पूरा है वो पूरा पूरी चला जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट में। यहाँ ऊपर लिख दो डेट ऑफ एक्विजिशन है एंड का, ठीक है। तो पूरा चला गया यहाँ। वैसे ही रिजर्व्स का भी है, रिजर्व्स है। हम लोग को देखना होगा, ओपनिंग तो नहीं है पर क्या क्लोजिंग है? क्लोजिंग है 10,000 का, तो इसको लिखेंगे इंक्रीज इन रिजर्व्स। डिफरेंस क्या है ओपनिंग में हो जाने का, क्लोजिंग में हो जाने का? ये सारा सम करके समझ में आएगा। अभी ये याद रखो, क्लोजिंग में है मतलब पूरा ही रेवेन्यू प्रॉफिट में चला जाएगा, ठीक है, 10,000। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली इसको हम लोग ऐड कर देंगे। रिजर्व्स का पोर्शन है तो ये यहाँ जाएगा रेवेन्यू रिजर्व में। तो ये 30,000 ऐड कर दिए और ये 10,000 को ऐड कर दिए। अब एच लिमिटेड में और एस लिमिटेड में ये बट जाता है, तो पूरा ही 30,000 एच को मिल जाएगा, क्योंकि एच 100% शेयर लेके रखा है। तो इसी को मिल जाएगा पूरा 30,000, इसी को मिल जाएगा पूरा 10,000। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाना। तो नॉर्मली लिखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये तीसरा काम कर रहे हैं, रोमन 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमाउंट पेड फॉर शेयर्स, ये सब अपना पीछे से देखकर लिखो। अमाउंट पेड फॉर शेयर्स परचेज्ड बाय एच लिमिटेड। वो पे कितना किया है? जितना इन्वेस्टमेंट के सामने दिखाई देगा हम लोग को, जितना इन्वेस्टमेंट के सामने दिखाई देगा उतना। ये जो इन्वेस्टमेंट के सामने 3 लाख दिखाई दे रहा है, ये पे किया है वो, इसके लिए लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय एच लिमिटेड। वो परचेज कितना किया है? 4,000 शेयर को 50 रुपए में, मतलब 2 लाख में। फेस वैल्यू, यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है? जितना शेयर वो खरीदा है 4,000 इंटू 50, ये जो ईच लिखा है ये फेस वैल्यू रहता है। तो 4,000 इंटू 50 हम लोग का फेस वैल्यू है। और यहाँ पे ऐसे रहता क्या है? और हम लोग जानते हैं यहाँ पर रहेगा कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा, एच का कुछ भी नहीं है, बोनस शेयर नहीं है, डिविडेंड पेड नहीं है, ठीक है। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है तो हम लोग इसको गुडविल कहते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 लाख पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग इसको नाम दे दिए गुडविल।
माइनॉरिटी में हम लोग का क्या आता है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड अपना खुद का कुछ खरीद के रखा नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट में एस का हिस्सा है ही नहीं, रेवेन्यू प्रॉफिट में भी नहीं है, तो बेसिकली एम आई निकाल कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एम आई निकलेगा ही नहीं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेंगे। 12.5 में हम लोग को बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये 31 दिसंबर का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, पीएल, क्रेडिटर्स, इस तरफ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। नीचे दिया है एच लिमिटेड एक्वायर्ड इट्स शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2010। इसमें बोल रहा है एच लिमिटेड एस लिमिटेड का 1 तारीख को खरीदा है, मतलब बिगनिंग में खरीदा है, तो इसमें हेडिंग दे दो बिगनिंग। ब्रैकेट में DOA, जिससे पता चल जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन इसमें बिगनिंग का है। इसमें बिगनिंग का है तो नीचे देखो ओपनिंग रिजर्व और ओपनिंग पीएल दिया हुआ है, पर वो बात की बात है, पहले हम लोग को निकालना है डिग्री ऑफ होल्डिंग। डिग्री ऑफ होल्डिंग कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है डिग्री ऑफ होल्डिंग, जिसमें हम लोग इस इन्वेस्टमेंट को देखते हैं जिसमें 6000 एच खरीदा है एस का, तो 6000 बाई 10,000, तो 60% आ गया। अब हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट टेबल। प्रॉफिट टेबल में वही कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व, 3 कॉलम। इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। पीएल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये हम लोग को क्लियरली नीचे से मिल जाएगा ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि 1 तारीख का सब कुछ नीचे दिया हुआ है। तो नीचे दिया हुआ है पीएल का ओपनिंग, जब भी ओपनिंग रहेगा वो सीधे कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। कोई भी चीज का ओपनिंग दिया हुआ रहेगा तो वो कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। अब पीएल देखो, एस लिमिटेड का क्लोजिंग के टाइम कितना दिखा रहा है, 10,000। तो अगर ये 10,000 हम लोग को दिखा रहा है तो इंक्रीज हुआ है 5,000 से, तो ऐड करेंगे इंक्रीज इन पीएल। 10,000 लास्ट में हो गया है, पहले 5,000 था तो अब 5,000 है, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है कि ये बटेगा कैसे, ये डेट ऑफ एक्विजिशन में बटता है, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन जब स्टार्टिंग का है एकदम, तो इसमें ये हम लोग देखो, अगर वो बिगिनिंग में ही एक्वायर कर लिया है मतलब पूरा प्रॉफिट ही पोस्ट हो गया है, इसलिए ये पूरा चला जाएगा। अगर देखो ये बिगनिंग में जब एंड में होता था तो हम लोग सारा प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट में डाल दिए थे, ये हम लोग को याद है, पर अगर बिगनिंग में रहेगा तो पूरा प्रॉफिट ही कैपिटल प्रॉफिट में चला जाएगा, ठीक है। नहीं, तुम लोग एक काम करो, जनरल रिजर्व का इंक्रीज कितना है, जनरल रिजर्व का ओपनिंग है 4,000 और ये बाद में हो गया है 20,000, मतलब 16,000 का इंक्रीमेंट है ना, पहले एक बार ये लिख लो। तो एंड डेट रहे या फिर बिगनिंग डेट रहे, इंक्रीज पोर्शन को हमेशा इंक्रीज पोर्शन को हमेशा पोस्ट में डाल देना। पोस्ट में डालने का मतलब है रेवेन्यू, तो हम स्टार्टिंग से बता दे रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल रहेगा, ओपनिंग नाम का कोई भी चीज कैपिटल प्रॉफिट में जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको कैपिटल प्रॉफिट में लिख दिए। उसके बाद पीएल अगर इंक्रीज हो रहा है तो 10,000 जो 5,000 इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज पोर्शन को हमेशा ही रेवेन्यू प्रॉफिट में डाल दिए। फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व था, ओपनिंग हमेशा कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट में जाता है,
पर जो इंक्रीज पोर्शन था उसको रेवेन्यू रिजर्व में डाल दिए। अब नॉर्मली तीनों को ऐड करो। इन सभी का 60% एच ले लेगा और 40% एस ले लेगा। क्यों? क्योंकि एच का हिस्सा है बिजनेस में 60% और एम आई का हिस्सा है बिजनेस में 40%। इसलिए 9000 का सबका 60-40 कर लो। अब अमाउंट पेड यहाँ पे हम लोग कहाँ से ले लेते हैं? जो इन्वेस्टमेंट का हम लोग वैल्यू देखते हैं, दैट इज 80,000, और इससे लेस करते हैं हम लोग फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये रहता है, ये जो 6000 खरीदा है इसका 10 रुपया करके, मतलब 6000 इंटू 10, दैट इज 60,000। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करते हैं? यहाँ पे ऐड करते हैं अगर कैपिटल प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा है तो। हम क्लियर लिखे थे कैपिटल प्रॉफिट में अगर कोई हिस्सा है तो कैपिटल प्रॉफिट में इस सम में एच का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लेस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच। एच का कैपिटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा है इस बार? 5400, तो 5400 लिख दिए। बाकी और इस सब में कुछ भी नहीं है, जैसे कि बोनस शेयर डिविडेंड कुछ नहीं है, तो इसको भी लेस कर दिए। 14,600 पॉजिटिव है इसलिए हम लोग इसको नाम दे गुडविल। दिए हैं गुडविल। अब इसमें एमआई वाला स्टेप भी होगा। एमआई वाले स्टेप में हम लोग लिखते हैं जो एस का खुद का शेयर है हिस्सा में, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन एस, अगर 10,000 शेयर में 6,000 एच ले लिया है तो एस लेगा डेफिनेटली 4,000, तो 4,000 इंटू 10, दैट इज 40,000। इस इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एस का जितना हिस्सा है बिजनेस में, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व में भी जो हिस्सा है सब यहाँ आ जाएगा, सब कुछ जितना भी चीज का एमआई का हिस्सा है तो सब कुछ लिख दो। तो यहाँ पे सबका लिख देंगे कितना, ये नीचे वाला तीनों 3600, 2000 और 6400। तो 52,000 आ गया। इसके बाद हम लोग स्टेप 5 में करेंगे कॉन्सोलिडेटेड पीएल। ओपनिंग बैलेंस एच का खुद का ओपनिंग बैलेंस पीएल में कितना था? क्लियर दिख रहा है? 20,000। इसमें ऐड हो जाएगा शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एच। एच का रेवेन्यू प्रॉफिट में कितना हिस्सा था? 3,000। तो टोटल आ जाएगा 23,000। फिर रोमन 6 में हम लोग करेंगे कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व्स। कॉन्सोलिडेटेड रिजर्व्स, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स ऑफ एच
एच का रिजर्व में कितना बैलेंस है? 50,000। इसमें ऐड शेयर इन रेवेन्यू रिजर्व ऑफ एच। रेवेन्यू रिजर्व में एच का हिस्सा कितना था? 9600, तो 59,600। अब हम लोग नॉर्मली बना लेंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखो, डेट ऑफ होल्डिंग निकालने का, डिग्री ऑफ होल्डिंग 66.67 अगर मेजोरिटी का है तो एमआई का है 33.33%। यहाँ तक हम लोग क्लियर है। अब सब में बोल रहा है जनरल रिजर्व ओपनिंग ऊपर दे दिया है हम लोगों को, जो कि वाई लिमिटेड में दिखाई दे रहा है, दोनों का ही ओपनिंग दिया हुआ है 25,000 और 6,000। अगर ऊपर पे ओपनिंग दे दिया है तो डेट देखो 1414 है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर सारा फिगर क्लोजिंग है, सिर्फ जनरल रिजर्व ही ऊपर ओपनिंग दिया हुआ है। और और हम लोगों के पास नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्लियर हैं कि वाई लिमिटेड का ओपनिंग जनरल रिजर्व कितना है? 6,000। पर पीएल के बगल में कोई डेट नहीं लिखा है, मतलब वो क्लोजिंग ही है। नीचे लिखा है ऑन 1/4/14 when X Limited acquired its holding of 2,000 in Y Limited, the later company had 6,000 in its surplus account। तो वो ओपनिंग हम लोगों को नीचे भी बता रहा है कि सब्सिडियरी का ओपनिंग बैलेंस था 6,000 सरप्लस में, मतलब रिजर्व्स में, और ऊपर भी वो चीज को दिखा रहा है। नीचे सरप्लस लिखा है, सरप्लस का मतलब होता है पीएल, तो पीएल का ओपनिंग बैलेंस नीचे लिख दिया है 6,000, और ऊपर बैलेंस शीट के अंदर ये जो 9,000 है ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल कितना है? 6,000, और इंक्रीज कितना हुआ है? 3,000 से, तो ये वाला चीज हम लोग लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल पहले लिख लो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल हम लोग को नीचे दे दिया है, सरप्लस मतलब पीएल, जो कि था 6,000, और ऊपर बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ था 9,000। तो इंक्रीज इन पीएल हो रखा है 9,000 माइनस 6,000, दैट इज 3,000। इंक्रीज हमेशा यहाँ जाता है क्योंकि ओपनिंग डेट पे ही एक्वायर कर लिया है, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व भी है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस ऊपर दे दिया है तो एस वाला फिगर हम लोग उठाएंगे। एस वाले में ओपनिंग फिगर कितना दिख रहा है? 6,000 ही दिख रहा है, इसका इंक्रीज है ही नहीं, तो इसको कैपिटल प्रॉफिट में लिख देंगे 6,000, और इसका इंक्रीज है ही नहीं, ठीक है, तो ये छोड़ देंगे। उसके बाद इसको ऐड कर देंगे क्योंकि इस सब में और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको सिंपली ऐड कर दो। 12,000 और इसका 3,000। इसको अगेन हम लोग उस रेशियो में बांट देंगे 66.67। इसमें हम लोग को बोल रहा है when O Limited purchased 24,000 equity share in P Limited on 1/4/14, डेट ऑफ एक्विजिशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो एकदम बिगनिंग में ही एक्वायर कर लिया है, मतलब ओ लिमिटेड परचेस किया है, तो ओ लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, पी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है। याद नहीं रहता है तो सारा बात लिखते जाओ। P Limited had on 1/4/14, P Limited had 22,500 rupees in general reserve and a deficit of 37,500 in PL। तो सब्सिडियरी का जनरल रिजर्व और पीएल का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। जनरल रिजर्व में 22,500 है और पीएल में हम लोग का नेगेटिव चल रहा है 37,500, क्योंकि डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब पीएल लॉस में है, ठीक है। बोल रहा है प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हम लोगों को ध्यान से देखना बैलेंस शीट किस डेट का दिया है, बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट का दिया है, तो इसके अंदर जितना भी फिगर होगा सब क्लोजिंग डेट का होगा। शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, पीएल, लास्ट में भी लॉस ही है, बिगनिंग में तो लॉस था ही 37,500 का, अभी एंड में भी लॉस ही है 67,500 का। फिर ट्रेड पेएबल है,
फिक्स्ड एसेट का कोई काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक। नीचे का बात काम का है। फिक्स्ड स्टैंडिंग इन द बुक्स, फिक्स्ड स्टैंडिंग मतलब, अच्छा हम लोग नीचे का एडजस्टमेंट को थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितना शेयर्स वो उसका एक्वायर किया है, तो इससे डिग्री ऑफ होल्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिग्री ऑफ होल्डिंग हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, फिर डिटेल में घुसेंगे नीचे का। अब डिग्री ऑफ होल्डिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखना है कि होल्डिंग ने सब्सिडियरी का कितना शेयर खरीद लिया है। सब में क्लियरली दिया हुआ है 24,000 परचेज किया है, तो 24,000 डिवाइडेड बाई कितना शेयर खरीदा है, 3 लाख रुपीज दिख रहा है, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल 30,000 शेयर है, इंटू 10, सॉरी इंटू 100। तो हम लोग क्लियर है कि इसमें 80% डिग्री ऑफ होल्डिंग है, और MI है हम लोगों का 20%। अब दूसरा काम करते हैं, हम लोग प्रॉफिट टेबल बनाते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, पर्टिकुलर्स, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व, ये भी कर दिए। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ PL। इसमें जो PL का ओपनिंग बैलेंस है वो 37,500 है, और ये नेगेटिव है, तो हम लोग 37,500 कैपिटल प्रॉफिट में नेगेटिव लिखेंगे। कोई भी चीज ओपनिंग होता है वो कैपिटल प्रॉफिट में जाता है, तो 37,500 नेगेटिव करके हम लोग कैपिटल प्रॉफिट में डाल दिए। पर अब देखना है इंक्रीज क्या हुआ है, तो लॉस इंक्रीज ही हुआ है, तो ऐड इंक्रीज इन PL। कितना लॉस इंक्रीज हुआ है, 67,500 का लॉस है, पहले लॉस था 37,500, तो 30,000 का और लॉस हो गया है, तो 30,000 इंक्रीज जो भी होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट में जाता है, तो 30,000 नेगेटिव होकर रेवेन्यू प्रॉफिट में चला गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखो रिजर्व का काम अभी नहीं करेंगे, जितना एडजस्टमेंट पहले PL से होता है वो सारा एडजस्टमेंट यहाँ पे करना होगा, फिर हम लोग रिजर्व्स को टच करेंगे। बीच में ऐसे रिजर्व लिख के फिर से PL का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो ये एडजस्टमेंट हम लोग पहली बार सीख रहे हैं। ध्यान से नीचे देखो PL से क्या क्या होगा। फिक्स्ड स्टैंडिंग इन द बुक्स, फिक्स्ड स्टैंडिंग मतलब फिक्स्ड एसेट in the books of P Limited at 90,000 were considered worth 75,000। बोल रहा है हम लोगों का फिक्स्ड एसेट था, हम लोग कौन है, सब्सिडियरी, क्योंकि ये सारा अकाउंटिंग सब्सिडियरी का कर रहे हैं हम लोग, होल्डिंग का कुछ नहीं कर रहे, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सारा काम P के लिए करेंगे, P इज सब्सिडियरी। तो अब बोल रहा है सब्सिडियरी के बुक्स में बहुत सारा फिक्स्ड एसेट दिख रहा है, देखो 1.5 लाख का, 1,50,000 का फिक्स्ड एसेट, पर उसमें से सिर्फ 90,000 का जो फिक्स्ड एसेट है उसका वैल्यू अभी 75,000 हो गया है, तो हम लोग देख सकते हैं उसका वैल्यू 15,000 से गिर गया है। जब भी किसी एसेट का वैल्यू गिर जाता है हम लोग उसको रीवैल्यूएशन लॉस कहते हैं। याद रखो, जब भी किसी एसेट का वैल्यू गिर जाता है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू, हम लोग उसको रीवैल्यूएशन लॉस कहते हैं। लॉस हमेशा PL को लेस होगा, PL से प्रॉफिट हम लोग का कम कर देगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे लेस रीवैल्यूएशन लॉस। 90,000 का एसेट का वैल्यू हो गया है 75,000, तो 15,000 का लॉस हो गया। अब एक बात हमेशा याद रहे, ये जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है या गिरता है ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में ही होता है, हमेशा याद रखना। देखो कैसे लिख रहा है, ऑन द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन परचेज किया था होल्डिंग उस दिन ये गिरा है। परचेज कब किया था, बिगनिंग में, तो ध्यान से देखो ये जो एसेट का वैल्यू गिरा है ये बिगनिंग में ही गिर गया है, क्योंकि बोल रहा है परचेज के टाइम पे गिरा है, ऑन द डेट ऑफ परचेज। तो परचेज का डेट क्या है, परचेज का डेट ओपनिंग है,
ओपनिंग में कोई भी चीज होता है वो कैपिटल प्रॉफिट में जाता है। हम तब से ये बात बोल रहे हैं, जो भी चीज ओपनिंग डेट पे होता है वो कैपिटल प्रॉफिट में जाता है। तो ये वाला जो 15,000 है, हम इसको कैपिटल प्रॉफिट में लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग डेट पे हुआ है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है आपको कैसे पता चला ये ओपनिंग डेट पे हुआ है? सब में क्लियरली बोल रहा है ये जो एसेट का वैल्यू चेंज हुआ है ये डेट ऑफ परचेज में हुआ है। डेट ऑफ परचेज ही इस सब में ओपनिंग डेट है, तो ये रीवैल्यूएशन भी ओपनिंग डेट पे हुआ है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है 20% डेप्रिसिएशन हैड बीन रिटन ऑफ सिंस एक्विजिशन। हम लोग का डेप्रिसिएशन रेट कितना था? 20%। अगर एसेट का वैल्यू, तो पहले सोचो, अगर 90,000 का अगर 90,000 का एसेट होता, इसके लिए यहाँ पे तुम लोग एक कैलकुलेशन समझ लो, इतना लिखा नहीं जाता एग्जाम में, ये स्टूडेंट्स ऐसे ही कर लेते हैं, बट अगर तुम लोग को नहीं समझ में आए तो लिख भी सकते हो वर्किंग्स बोल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लिख ही नहीं सकते। खुद सोचो, मशीन का ओल्ड वैल्यू कितना था? 90,000। आज अगर ये एसेट यही दाम पे होता तो उसका डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे कितना होता? 20%, दैट इज 18,000। पर न्यू वैल्यू इसका कितना हो गया? 75,000। तो हम लोग डेप्रिसिएशन तो इस पे देंगे, दैट इज 15,000। तो अगर इस एसेट का दाम 90,000 होता, तब इस पे डेप्रिसिएशन होता 18,000। पर अभी हम लोग समझ गए हैं इसका वैल्यू 75,000 है, तो इस पे डेप्रिसिएशन होगा 15,000। तो 3,000 का हम लोग का डेप्रिसिएशन बच गया, सेव हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर सेव हो गया है तो हम लोग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन पीएल में 15,000 दिखाएंगे, तो हम लोग का 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ऐड डेप्रिसिएशन होगा, ऐड क्यों? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने से? 3,000 से। ठीक है। डेप्रिसिएशन को रेवेन्यू प्रॉफिट में क्यों दिए? क्योंकि सबको पता है डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन कोई बिगिनिंग में नहीं देता है, डेप्रिसिएशन एंड में देता है, और जो भी चीज एंड का होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट में आता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग का पीएल में इस सम में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम लोग आराम से काम कर लेंगे वो जनरल रिजर्व वाला। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व तो ऊपर ही दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 22,500। ओपनिंग है तो कैपिटल प्रॉफिट में लिख दिए। एड इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, इंक्रीज कितने से हुआ है देखो? अच्छा, इंक्रीज नहीं हुआ है, हम लोग का जनरल रिजर्व डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज कैसे पता चला? इन ओपनिंग पे था 22,500, क्लोजिंग पे है 7,500, तो 22,500 माइनस 7,500 इज 15,000। ये 15,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे? रेवेन्यू रिजर्व में। रिजर्व में जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है, अच्छा ये लेस होगा, डिक्रीज हो रहा है तो लेस होगा, ये हम लोग यहाँ पे किस में लिखेंगे? नेगेटिव में। तो इस तरह ये हो गया। इसके बाद इतना कर लेने के बाद अब हम लोग बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो हम लोग का रोमन 3 होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग फिक्स्ड है, अमाउंट पेड रहता है। अमाउंट पेड है इसमें जो इन्वेस्टमेंट के सामने दिख रहा है, दैट इज 2,10,000। इससे हम लोग लेस कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है 24,000 इंटू 10, मतलब 2,40,000। इसमें हम लोग लेस करते हैं शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। पर एक चीज याद रखो, लेस भी कर रहे हैं नेगेटिव को,
तो अगर कैपिटल प्रॉफिट पॉजिटिव रहता है तो हम लोग इसको यहाँ पे ब्रैकेट में रखते हैं, पर कैपिटल प्रॉफिट ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पर वो हम लोग का ऐड हो जाएगा। तो इसलिए 24,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब कैपिटल प्रॉफिट पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे हम लोग लेस करते हैं, पर अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव में है तो यहाँ पे माइनस माइनस वो ऐड हो जाएगा। तो 2,10,000 माइनस 2,40,000 प्लस 24,000, तो आ गया 6,000 हम लोग का नेगेटिव। पर नेगेटिव नहीं लिख के हम लोग इसको लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। तो अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड पीएल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बैलेंस ले लेते हैं एच का, होल्डिंग कंपनी का पीएल का। तो होल्डिंग कंपनी का पीएल है 60,000, वो हम लोग ले लिए। उसमें ऐड करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट एच का, वो भी 21,600 था, हम लोग कर लिए। अब एक एडजस्टमेंट इसमें आता है, नीचे देखो, इन्वेस्टर्स ऑफ ओ लिमिटेड इंक्लूड 30,000 एट कॉस्ट परचेज फ्रॉम पी मेड 7,500 प्रॉफिट। ये क्या है? ये बेसिकली देखो, जब होल्डिंग और सब्सिडियरी अलग अलग कंपनी रहता है, तब तक सोचो हम और तुम लोग अभी अलग अलग कंपनी है। तो तुम लोग अगर मेरे साथ बिजनेस करोगे तो हम तुम लोग को जो भी सामान बेचेंगे वो प्रॉफिट में बेचेंगे। तो उसी तरह हम तुम लोग को 30,000 का सामान बेचे थे, जिसमें 7,500 मेरा प्रॉफिट था। पर अब अगर हम लोग एक ही कंपनी हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं, तो वो प्रॉफिट तो अब हमको होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्टॉक मेरा स्टॉक सबका स्टॉक एक ही है। तो बेसिकली ये 7,500 प्रॉफिट तो अब मेरे को होगा नहीं। तो जो हम प्रॉफिट में ऑलरेडी घुसा के रखे थे 7,500, उस प्रॉफिट को हम निकाल देंगे। इसलिए इसको नाम देते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, मतलब अब ये रियलाइज नहीं होगा और ये पीएल को अल्टीमेटली कम कर देता है। इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। स्टॉक पे ये प्रॉफिट मेरे को नहीं होगा, दैट इज 7,500, क्योंकि अब हम जो भी सामान बेचे हैं उस पे मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसमें आ जाएगा 30,900।